पाठ 6। यह दंतुरित मुस्कान और फसल। नागार्जुन। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। प्रश्न 2। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर। बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते, जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वजह होती है। दूसरा, बच्चों को मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा, बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। प्रश्न 3। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वह निम्नलिखित हैं। पहला, मृतक में भी जान डाल देना। दूसरा, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। तीसरा, बांस या बबुल से शिवफालिका के फूलों का झड़ना। चौथा, स्पर्श पाकर पाषाण का पिघलना। पांचवा, तिरछी नजरों से देखकर मुस्काना। प्रश्न 4। भाव स्पष्ट कीजिए। क। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में ना खिलकर वहीं पर खिल गया हो। ख। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बांस था कि बबुल। उत्तर। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चे के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर प्रकृति वाला भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार कर देता है। प्रश्न 5। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर। मुस्कान और क्रोध परस्पर विलोम भाव है। मुस्कान से चेहरा आकर्षक, मन में प्रसन्नता और वातावरण में उल्लास भर जाता है। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है, जबकि ठीक इसके विपरीत क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनाव युक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। लोगों में भय और आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे गैर तो गैर अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रश्न 6। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कई बार इसमें कम या अधिक समय भी लग जाया करता है, परंतु यहाँ माँ उंगलियों से मधुपर्क करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। प्रश्न 7। बच्चों से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित थे, इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थीं और अपलक कवि को निहार रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक ना जाए, ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है, किंतु बच्चा उसे तिरछी नजरों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्का देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हैं। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। फसल। पहला, कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर। कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण का मिला जुला परिणाम है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। प्रश्न 2। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर।
प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है। प्रश्न 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्यों व्यक्त करना चाहता? कवि ने फसल के मानव के श्रम से जोड़ा है, क्योंकि मनुष्य के हाथों किया गया श्रम ही फसल को उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य यदि परिश्रम ना करे तो फसल उग ही नहीं सकती। उनके हाथों के स्पर्श की बहुत महिमा है। ऐसा कहकर कवि मनुष्य, विशेषकर किसानों और मजदूरों के प्रति अपना लगाव और आभार व्यक्त करता है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। वातावरण के ये दोनों अवयव ही फसल के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान रहता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 5, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। क, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? ख, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? ग, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? घ, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, क, किसी भी फसल की उपज मिट्टी के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति जितनी अधिक होगी, फसल का उत्पाद भी उतना ही अधिक होगा। ख, वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रदूषण मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित करता है। नए नए खाद्यों के उपयोग से, प्लास्टिक के जमीन में रहने से, प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और मिट्टी का मूल स्वभाव बदलकर विकृत हो जाता है। इसका बुरा प्रभाव फसल की उपज पर पड़ रहा है। ग, अगर मिट्टी ने अपना गुण धर्म छोड़ दिया तो धरती से हरियाली का, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान मिट जाएगा। इनके अभाव में तो धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। घ, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम मिट्टी को प्रदूषण से बचाकर, वृक्षारोपण कर मिट्टी के कटाव को रोकने की व्यवस्था कर, फसल चक्र चलाकर, कम से कम मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करके हम मिट्टी के गुण धर्म का पोषण कर सकते हैं।